हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे आईसीएसई का एक मॉक पेपर। ये पेपर आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस को देख के बनाया गया है। इस पेपर को उसी फॉर्मेट में रखा गया है जो फॉर्मेट आईसीएसई ने सजेस्ट किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c when c is not equal to 0 are equal। ये जो पॉलिनोमियल का रूट्स ऑफ इक्वेशन है ये इक्वल है, देन ए एंड बी हैव सेम साइन, ए एंड सी हैव सेम साइन। मतलब इन कोफिशिएंट्स में किनका साइन सेम होगा या ऑपोजिट होगा ये आपको बताना है। तो इक्वल रूट्स होते ही, ये सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि डी इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट्स होता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब कोई भी स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं होगा ना रियल लाइफ में, तो ये दोनों का प्रोडक्ट को तो अब पॉजिटिव होना है। और दो चीज का प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सीधा सीधा बात, दोनों क्या हो जाए, सेम साइन का हो जाए। तो ए एंड सी हैव सेम साइन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एच प्लस बी आर 2 and -3। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाए, यहाँ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया या फिर यहाँ पे इक्वेशन देके जीरो करके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया, एक ही बात है। यहाँ बोल दिया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पॉलिनोमियल हटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया, तो एक ही बात है। ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं जबकि रूट 2 और -3 हो। तो यहां मेरा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सोचना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, मेरा अल्फा प्लस बीटा -1 हो गया। और अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा 2 × -3 -6 हो गया। तो इक्वेशन निकालने का तरीका था ना हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। के भी रख सकते हो आप बाहर में यहाँ पर, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है। अब एक चीज, ये सब चीज आपको अगर सेपरेटली समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आ चुका है पहले ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। यहाँ पूरा मॉक पेपर सॉल्व होगा, लेकिन उसको भी पूरा समझाया जाएगा यूजिंग एमसीक्यू ट्रिक्स। तो एक तरीका था कि आप ये 2 बैठा दो एक्स के जगह, फिर -3 बैठा दो, दो आपको इक्वेशन मिल जाता था, उसको सॉल्व करो, पर उसमें तो टाइम जाएगा और टाइम ही तो बचाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा ये जब करेंगे हम, तो यहाँ तो -1 है, तो एक्स स्क्वायर -1 यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इधर आया तो +1 यानी एक्स, और ये यहाँ पे माइनस नहीं इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर ये -1 कहाँ आया, -6 आया, सॉरी। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -6। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स -1 है, तो यहाँ -1 माइनस ऑफ -1 प्लस हो गया, और अल्फा बीटा -6। अब इससे इक्वेट करो ना, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, -6। और यहाँ देखो तो यहाँ 1 है, तो a प्लस 1 का वैल्यू ही अगर 1 हुआ तो a तो 0 हो गया, तो a 0 और b -6, a 0 और b -6 आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है अपना इस पेपर का। तो एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये x -6 और x -5 होगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यहाँ मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँ। तो यहाँ या तो ये 0 या ये 0, x इक्वल टू 6, यहाँ ये 0 हुआ तो x इक्वल टू 5, तो 6 और 5।
तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, DEF इसका मिड पॉइंट है और इसको ज्वाइन किया जाए। तो एक चीज समझ के रखना कि जब भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है ना, तो वो 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा तो छोटे वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1/4 हो जाएगा, यानी बड़े वाले ट्राइंगल का 4 टाइम्स रहेगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल के साथ छोटे वाले ट्राइंगल का अगर हम करें रेशियो एरिया का, तो वो 4:1 आने वाला है। तो ऐसा रहा है एमसीक्यू में, तो सीधा 4:1। समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये मिड पॉइंट है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल होने वाला है। ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम से डीएफ जो है वो हाफ ऑफ बीसी होगा, लेकिन ईसी भी तो हाफ ऑफ बीसी होगा, क्योंकि ईसी जो है, ई जो है वो मिड पॉइंट है। तो ये वाला साइड भी इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया। अब इस एंगल को देखो, वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट है। और ठीक इसी तरह से EF भी तो इसके पैरेलल होगा। तो ये जब इसके पैरेलल होगा तो यहाँ जो है ये दोनों एंगल इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया। इसी तरह से आप बाकी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाओगे आपस में, बट उतना करना है नहीं। सीधा अगर ऐसा होता है मिड पॉइंट ज्वाइन किया जाता है, तो आप क्या करना, ट्राइंगल में ये 4:1 कर देना। ठीक है ना, आगे बढ़ते। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ h by h-1 प्लस h-1 by h, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/2। कभी भी ऐसा चीज हो, इसको हम समझ लेते हैं y। हाँ, क्या ले लेते हैं y। तो इसके बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1/y। ध्यान से देखो, इसको अगर हमने y लिया है पहले वाले को, तो दूसरा वाला 1/y हो गया, और यहाँ है 5/2। अब एक चीज यहाँ पे देख लो, कभी भी y प्लस 1/y या x प्लस 1/x कुछ भी हो, और वो इस फॉर्म में हो a² प्लस 1/a, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो। ट्रिक समझने में टाइम लग रहा है, समझ जाओगे तो तुरंत बनेगा। अगर a यहाँ है, उसी वैल्यू का स्क्वायर करके +1 किया हुआ है, तो x का वैल्यू जो है वो a, 1/a हो जाएगा। यहाँ देखो ऐसा ही है, 2² + 1 है y प्लस 1/y में। इसका मतलब y का वैल्यू या तो 2 होगा या 1/2 होगा। अब वो ले लेते हैं यहाँ h माइनस 1, h/1/h, h/1 माइनस h का वैल्यू 2 लेते हैं, तो h इक्वल टू 2h माइनस 2। अब यहाँ 2 इधर लाते, ये 2h माइनस h, तो h इक्वल टू 2 हुआ। तो हम h इक्वल टू 2 टिक कर सकते थे, बट यहाँ बोथ ए बी दिया हुआ है, तो एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि और दूसरा से क्या वैल्यू आ रहा है। h/1 h माइनस 1 इज 1/2। इसका मतलब h माइनस 1/h इज इक्वल टू 2। h माइनस 1 इज इक्वल टू 2h, माइनस 1 उधर गया है, h माइनस 2h इज इक्वल टू 1। सो माइनस h इज इक्वल टू 1, तो h इक्वल टू -1, यानी बोथ ए बी इसका आंसर है। इसको अगर और चीज से समझना हो, ऐसा कहीं दिया है h प्लस 1/h इज इक्वल टू 10/3, तो h का आंसर क्या हो जाएगा 3, 1/3, क्योंकि 3² + 1। h प्लस 1/h दिया हुआ है 26/5, 5² + 1, तो h का वैल्यू हो जाएगा 5, 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव देयर इक्वल एंगल्स। हैव इक्वल एंगल मतलब इक्वल एंगल है। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर उनका इक्वल एंगल हो गया,
तो वो सिमिलर है और उनके साइड्स जो है वो मतलब एरिया जो है वो 4:5 में, सॉरी, एरिया जो है वो 16:25 में है। तो अगर एरिया 16:25 में है तो सिंपल है कि साइड तो 4:5 में होगा, इसी का तो स्क्वायर होता है, इसी का डुप्लीकेट रेशियो होता है वो। तो अगर साइड 4:5 में तभी तो एरिया 16:25 में होता है, और जिस रेशियो में साइड है उसी रेशियो में हाइट भी होगा, तो हाइट भी क्या हो जाएगा 4:5 में। ठीक है, अभी यहां देखते हैं। अ टावर ऑफ हाइट 24 मीटर, एक टावर है जिसका हाइट 24 मीटर है और वो एक शैडो पास करता है यहाँ 50 मीटर का। ठीक है, ये 50 है। ठीक इसी पोजीशन पे अगर एक गर्ल खड़ी हो 1.8 मीटर, तो वो कितना शैडो कास्ट। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा और सिमिलर में साइड का रेशियो सेम होगा, तो जो इसके हाइट का रेशियो होगा, ठीक है, वही इनके शैडो का भी रेशियो होगा। अब यहां अगर हम x इस तरफ ले जाए तो 50 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाते तो यहाँ 10, 6 3 टाइम्स, 6 से यहाँ 4 टाइम्स, 10 से यहाँ 5, तो x इज इक्वल टू 15/4, कैलकुलेट करोगे तो 3.75 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल है एबीसी, इनका साइड्स दिया हुआ है, ये सिमिलर भी है। डीईएफ जो है इसका सिमिलर ट्राइंगल है एबीसी का, और ईएफ जो है वो 4 है। तो ऐसे मिलाना कि ए बी सी में और डी ई एफ में, तो यहाँ ई एफ कहाँ है, यहाँ ई एफ है ये वाला, और यहाँ है बी सी, तो ई एफ बी सी के कोरस्पॉन्डिंग है। और ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है भाई, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 1:2। ठीक है ना, मतलब जो ए बी सी का है वो डबल हो जा रहा है डीई एफ में, और पेरीमीटर उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में साइड्स होगा। हमेशा याद रखना, स्क्वायर कर देंगे एरिया के केस में, बट पेरीमीटर के केस में हम हमेशा वही रखेंगे जो साइड के केस में है, क्योंकि सारा साइड्स ऐड होगा, तो डबल डबल साइड ऐड होगा तो डबल ही रहेगा पेरीमीटर। तो यहाँ ये जैसे इसके डबल हुआ तो पेरीमीटर भी डबल हो जाना। अब यहाँ पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम, 3 × 2 5 है, 5 और 2.5 7.5, डबल करेंगे तो 15। ठीक है ना, समझ लो ठीक से, एबीसी का जो भी है उसके डबल आ गया ना साइड्स, तो यहाँ 3 है तो एक दूसरा साइड उसका 6 हो जाएगा, 4 तो दिया ही हुआ है, 2.5 का 5 हो जाए, ऐड कर लो 15, जैसे चाहो। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो 1 + 0 अगर हम ऐड करें मैट्रिक्स को, ऐसे ही ऐड करते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल साइज है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो ऐड होगा, तो 1 + 0 तो 1 रह जाएगा, 3 + y हो जाएगा यहाँ, x - 2 हो जाएगा यहाँ, और 3 - 2, 3 - 2 यानी कि 1। अब एक I2 यानी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वो क्या होता है 1 1 0 0, यानी ये भी 0 होना होगा और ये भी 0। सो x - 2 जब 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2, और 3 + y जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, तो x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया -3, ऐड करते हैं ना, x + y पूछा गया, तो 2 - 3 जो कि हो गया -1, तो ये आ गया -1। ठीक से समझते हैं इसको, हाँ, कि 1 से ये 0 ऐड किए तो 1 रहा,
3 से y ऐड किए तो 3 प्लस वाई रहा, h से ऐड किए तो h माइनस 2 यहाँ है, और ये 3 माइनस 2 1। आइडेंटिटी क्या है, ऑर्डर 2 1 रहेगा डायगोनल पे, बाकी सब 0। अब यहाँ 3 प्लस वाई 0 है, तो 3 प्लस वाई 0 है तो y का वैल्यू माइनस 3 आया, और h माइनस 2 0 है तो h का वैल्यू 2 आया, और 2 माइनस 3 इन दोनों को ऐड करना था। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 12 इज, तो कभी भी ऐसा थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आप देखो इससे कितना मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आया है। तो 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो जो आया है ना उसमें फिर से वही 4 मल्टीप्लाई करो, 48। ठीक है, अगर ऐसा नंबर होता 5 30 तो इसका थर्ड क्या हो जाता, 5 में 6 मल्टीप्लाई किया था 30 आया, 30 में फिर 6 मल्टीप्लाई कर दो 180। ठीक है ना, यहाँ क्या हो गया 48। अब ये देखते हैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो होगा जिसमें ये वैल्यू दिया हुआ है हमारा, पहले कुछ एक्स वाई में दिया हुआ है और कुछ डिफरेंट तरीके का एक्स वाई में पूछा गया है। तो पहले तो यहाँ से हम एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेंगे, 7x माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y, इसको लिखते हैं 7:11। और अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 11 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 77x माइनस 55y, 11 से 7 टाइम्स 77x माइनस 55y, और यहाँ 21h प्लस 28y। ठीक है ना, अब 77h है और ये 21h हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो 77h माइनस 21h, और ये 55 उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो 28y प्लस 55y, तो ये हो गया हमारा 28 55 63 83y, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 56h। तो इससे हमें क्या मिल गया, x बाई वाई इज इक्वल टू 56 x इधर है, ये y इधर आ रहा है ना, तो 83/56। अब ये वैल्यू सीधा 83x के लिए पुट कर देंगे। तो ऐसा होता है नहीं, जब आप सब्जेक्टिव बना रहे हो के लेना पड़ता है, बट वो मत लो क्योंकि आप क्यों एक्स्ट्रा लिखोगे एमसीक्यू में। तो 83 और 56 y के लिए पुट कर देंगे, तो यहाँ जो है 3x माइनस 2y सीधा 3 इंटू 83 माइनस 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 83 प्लस 4 इंटू 56। अब 3 इंटू 83 कितना हो गया 240 249, और यहाँ हो गया 112, यहाँ आपको मिल रहा है 249 और 224। तो यहाँ से तो ये आ जाएगा मेरा 137। ठीक है ना, देखो अब ये आ जाएगा 137 इज टू यहाँ 240 253 273 473 473 127 नहीं है, ऑप्शन में 127 है बट आंसर में आया है 137, तो ऐसा गलती मत कर देना, ऐसा कि जाके टिक कर दिया 37 देखा है तो यहाँ 127 है। ठीक है ना, फिर से देख लो क्या किया हमने, 11 से 7 मल्टीप्लाई किया 77h, 5 से भी मल्टीप्लाई किया तो 55y, यहाँ 21h और 28y, फिर 8 साइड ले गए तो ये 56h हो गया इक्वल टू 83y, और अब इसी 83 को h के लिए और y के लिए 56 पुट किया हमने। सब्जेक्टिव एग्जाम में हम के लेते थे, यहाँ नहीं दिया है। अब फिर ले जाके इस वैल्यू पे हमने h और y के लिए वो वैल्यू पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में, तो 3 इंटू 83 विच इज 249 माइनस 2 इंटू 56, 2 इंटू 56 112 हो गया, और 3 इंटू 83 तो 249 ही है, और 4 इंटू 56 मतलब 224। डिनोमिनेटर में तो 473 आया, न्यूमरेटर में आया 137।
तो ये हो गया नन। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिस्टर आर के नायर गेट्स 6455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum recurring deposit। तो इनका recurring deposit है, find the monthly installment। तो ऐसा तो अभी ये दिख नहीं रहा है कि कितना हुआ है, तो मान लेते हैं ना, एक वैल्यू मान लेते हैं जो परसेंटेज में सबसे जल्दी आपको नंबर देगा वो है कि 100। तो मान लो वो 100 देते थे पर मंथ, तो 100 देते थे पर मंथ, तो हमारे पास आई के लिए क्या फॉर्मूला है, P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो बैंकिंग का अलग से कोई वीडियो है नहीं, लेकिन अगर आपको बैंकिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये सारे फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। लेकिन ये इजीएस्ट चैप्टर में आता है, तो अगर आपको ऑलरेडी क्लियर है तो जरूरत नहीं। ये सम देता हूँ, तो आई का वैल्यू आप ले सकते हो पी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, ये फॉर्मूला में रहता है, और आर बाई 100। अब P का वैल्यू तो हमने क्या एज्यूम कर लिया 100, और n इंटू एन प्लस 1 यहाँ कितना कितना टाइम के लिए 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, ये n जो है वो मंथ्स में होता है, तो 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, और r का वैल्यू था 14। तो ये 100 और 100 कैंसिल, ये 12 और 12 कैंसिल, ये 2 से ये 7, तो ये 91। 100 रुपीज पे ये आ गया मेरा 91। अगर ये मंथली डिपॉजिट 1200 का होता, ठीक है, मतलब 12 मंथ है ना, तो मंथली डिपॉजिट अगर 100 रुपीज करके हम लेते तो ये कितना आ जाता, 12 इंटू 100, यानी टोटल मेरा पैसा क्या आ जाता 1291। ये बात समझ में आ रही है, 100 से 12 मंथ्स में हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया होता 1200 और 91, तो ये है मतलब मैच्योर्ड वैल्यू होता है ना, मैच्योर्ड वैल्यू क्या होता है एन पी, पी मतलब वो हर मंथ जो दे रहे हैं, एन मतलब वो जो नंबर ऑफ मंथ्स है, और यहाँ पर आई, आई का ये पूरा फॉर्मूला है। बहुत बार मैच्योर्ड वैल्यू का डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जाता है कि दिस प्लस दिस। ठीक है, तो अब मैच्योर्ड वैल्यू जो है वो 1291 हो रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट 100 होने से। सो 1291 हो रहा है जब मंथली इंस्टॉलमेंट 100 है, तो 6455 कब होगा अभी हमको पता नहीं, तो 100 यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं, 100 बाई 1291 इंटू 6455। आप एक्स लेके भी कर सकते थे, 100 से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, सो 1200 इससे करोगे तो ये 5 टाइम्स 100 और 5 500। कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे मतलब है नहीं, ठीक है, प्रेजेंट तो करना नहीं, एमसीक्यू करना, 500 सीधा। ठीक है, और एक चीज समझ लेना, ये 700 को तो ऐसे ही काट के हटा दो, और 800 को भी, क्योंकि 12 इंटू 7 8400 ऐसे ही हो जाएगा आपका, तो उसको भाई मैच्योर्ड वैल्यू कभी कम तो मिलेगा नहीं। 8 लोगे तो 9600, मैच्योर्ड वैल्यू तो कभी कम लगेगा नहीं, तो इन्हीं दोनों में आने वाला है। अगर आप एज्यूम भी करके आप ट्रायल एंड एरर भी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप क्या दोगे, आप 300 है, 300 से तो 3600 ही हो रहा है, तो अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो रहा है तो आप सबसे पहले इस ऑप्शन को ही टिक करो। और आपको बस ऑप्शन से ऐसे ही ट्रायल एंड एरर में भी करना है, आपके पास 2 5 10 सेकंड बचा हुआ है, अब लास्ट एक ऑप्शन टिक करना है, तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो कि 300 से तो 3600, तो 3600 का आपको सीधा सीधी इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो मिलने नहीं वाला, सिंपल इंटरेस्ट 1400 14% पर एनम से। ठीक है, आप इसका 15% 20% भी कर लो, 30% भी कर लो, तो इतना ज्यादा नहीं होने वाला है, और ये दोनों तो इससे बड़ा वैल्यू दे देगा, वो होने वाला नहीं है, 3 ऐसे ही हट गया तो यही होगा। अब बना के करना है, टाइम है ठीक ठाक 1 1.5 मिनट 2 मिनट, तो इससे ही करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर
-7 इंटू 2 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। फैक्टर होता है तो वो वैल्यू 0 ना, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर 0। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है। सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -7 इंटू 2 प्लस 2a इक्वल टू 0। सो 4 माइनस 14 प्लस 2a इक्वल टू 0। सो 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ये -10 है तो 2a इक्वल टू 10। सो a इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू क्या हो गया 5। देखो अगर यहाँ होता a इक्वल टू 5, ऐसा भी हो सकता है बाद में एक और रूट पूछ दे आपको, बोले 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द अदर रूट, तब क्या करेंगे इसी सम में। ठीक है, 2 इज अ रूट या x माइनस 2 इज अ फैक्टर, फाइंड अदर फैक्टर। x माइनस 2 आ जाएगा, a का वैल्यू आपने निकाल लिया, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, a का वैल्यू 5 है तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे 10 हो जाएगा। और x माइनस 2 एक फैक्टर हो, x माइनस 5 एक और फैक्टर, एक और रूट क्या मिल जाएगा हमको, एक और रूट मिल जाएगा 5। एक और तरीका ऐसा करने का, इतना ज्यादा नहीं जाना है, दूसरा फैक्टर चाहिए, यहाँ तो जो भी हो ये तो b बाई a से ही आता, तो x माइनस 2 सम ऑफ द रूट्स, ये रूट तो 2 है, सम ऑफ द रूट्स कितना है यहाँ पे 7 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5। समझ लो, दूसरा रूट हो जाएगा 5, तभी तो सम ऑफ द रूट 7 होगा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ -7 था और यहाँ 1 था। ठीक है, बट ये तरीका आपको इस वैल्यू के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन यहाँ दिया होता है उसके लिए तो आप इस मेथड को यूज करोगे। इसके बाद the replacement set is a set of natural number. The solution set of this 3x plus 4 less than 16 is, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग 3x प्लस 4 लेस देन 16, 3x 4 को राइट साइड ले जाएंगे, 16 माइनस 4 12, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन 14 बाई 3, सो x लेस देन 4। अब x लेस देन 4 है और x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 2 3 4। अगर यही x लेस देन इक्वल टू 4 आता तब ये वाला लेते, लेकिन x लेस देन 4 है तब ये। ठीक है, अब जो यहाँ बोला है फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज पॉसिबल। ए प्लस ए ट्रांसपोज कब पॉसिबल होगा ये हमको बताना है। अब देखो ए एक मैट्रिक्स है M1 क्रॉस N1 साइज का, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है रो कॉलम बदल देना, मतलब ये ए बी सी डी ई एफ है, तो ये अगर मान लो ए है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी ई, ए बी ई और सी डी एफ। यहाँ 2 रो था और 3 कॉलम, यहाँ 3 रो और 2 कॉलम हो जाएगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, यहाँ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स था। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रोज उल्टा हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो जो यहाँ है वो ट्रांसपोज का नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ M1 क्रॉस N1 है तो ट्रांसपोज करते ही तो N1 क्रॉस M1 होना है, बट दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों का नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हो, यानी ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम हो। अब ये कब होगा, ये वाला वैल्यू के इक्वल, मतलब यहाँ तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, ये बस स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो ये m क्रॉस m का मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसपोज भी करेंगे तो m क्रॉस m ही रहेगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये मैट्रिक्स स्क्वायर है। यही अगर आपसे पूछा जाता है कि a इंटू ए ट्रांसपोज कब पॉसिबल है, a होता है मेरा m1 क्रॉस n1 और a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा n1 क्रॉस m1, और यही दोनों तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए इक्वल चाहिए, तो कभी भी किसी को हम ट्रांसपोज करके उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस मैट्रिक्स से, ये ऑलवेज पॉसिबल है। और इससे एक और चीज निकल के आता है कि कभी भी एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्रोडक्ट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा,
प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ऐसे दो चीज, इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन समझो। ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इंटू ए ट्रांसपोज ये हमेशा पॉसिबल है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज कब पॉसिबल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑलवेज पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये थोड़ा जीएसटी से है। अ डीलर इन कैलकाटा buys some goods worth 6,000. If the rate of GST is 18%, find how much the dealer pay for the goods bought. ठीक है, तो ये डीलर जो है वो 6,000 का जो वर्थ उसका 6,000 6,000, और उस पर वो जीएसटी भी देगा। जीएसटी कितना दे रहा है, 18%। तो वो क्या 108 यहाँ हो गया 0, और यहाँ 6000, यानी ये हो गया 7080। ये हो जाएगा उसका विथ जीएसटी प्राइस। अब ये डीलर आगे जब सेल करेगा तो इसको इस जीएसटी पे इनपुट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यही चीज को वो ले जाके 6,000 का चीज 7,000 में सेल करेगा, तो आपको अभी देख के लग रहा होगा कि भाई उसने 7,080 में खरीदा और उसने 7,000 में सेल किया तो उसको लॉस हो रहा है। नहीं, लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 7,000 में सेल करेगा, इसमें प्लस जीएसटी भी आएगा, ये विदाउट जीएसटी है। अब प्लस जो जीएसटी आएगा वो कितना आएगा, वो 18% इस पे आ जाएगा। तो इस पे जीएसटी क्या आ जाएगा, 7,000 का जो 18% होगा वो जीएसटी में आ जाएगा। अब 18 इंटू 7 1260 1260, ये जीएसटी जो है अब ये वाला कस्टमर से डीलर देगा। अब वो डीलर ये पूरा अमाउंट थोड़ी गवर्नमेंट को देगा, नहीं, ये 1260 में माइनस करेगा वो अमाउंट जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, यानी ये अब देगा बस 180 रुपीज। तो गवर्नमेंट को कितना मिला 1260। ये पे किसने किया, डायरेक्ट कंज्यूमर ने, कस्टमर ने, जो इसको लास्ट कंज्यूम करता है जीएसटी वही पे कर रहा है। ये बीच में इसने जितना दिया था इसका, इस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट, और ये इनपुट। ठीक है, और ये टोटल ये जो आया इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, चलो अच्छे से समझते हैं। जीएसटी में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ। फिर ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 months in a bank recurring deposit amount, बैंक्स recurring deposit amount, recurring deposit amount है n जो है वो है 36, और if the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. ठीक है, so किरण deposited 200 for 36 months, उसने 36 months तक पे किया है, तो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल है 200, n 36 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1, ये है n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, और यहाँ 2 इंटू 12 ये ऑलवेज होगा, और r/100 के जगह यहाँ पे क्या आ गया 11/100, तो ये 100 ये 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 100 ये 2 से कैंसिल हो रहा था। इसके बाद आपका 36 है, ये 2 और 2 तो कैंसिल, 12 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो अब रह गया 37, 3 और 11। 37 इंटू 3 हो जाएगा 111, और इसका जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ गया 1 112 112 और 1, सो 1221 रह गया ये इंटरेस्ट। और पे उसने कितना किया है 36 मंथ्स। ठीक है, तो मैच्योर्ड वैल्यू क्या हो गया, मैच्योर्ड वैल्यू हो गया उसका NP प्लस आई। इसका मतलब n जो है वो है 36 इंटू 200 प्लस 1221, इसका मतलब 7200 प्लस 1221, ये हो गया ₹2150।
4, 2 and 2 4 और ये 8, सो 8421 ये अमाउंट जो है वो पे करेगी बैंक उनको, यानी सम जो उनका मैच्योर्ड होगा, यही मैच्योर्ड अमाउंट उनको मिलेगा। मैच्योर्ड वैल्यू MB से लिखा जाता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग इतना आप समझ गए हो। मिस संगीता डिपॉजिटेड 500 एवरी मंथ इन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अमाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट बोलो क्यूमुलेटिव, फॉर 2 years at the rate of 7% per annum. The amount she gets on maturity is, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना रहेगा, ठीक है ना, ये आप कमेंट में बताओगे कि इसका मैच्योर्ड वैल्यू क्या होगा। सेम तरीका है जैसे ये किया गया है, सेम इसी तरीके से करोगे और इसको आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर दिक्कत होता है तो बताना, मैं बैंकिंग पे एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इफ द रिप्लेसमेंट सेट, ये क्वेश्चन देते हैं, ये आपका क्वेश्चन है इन इक्वेशन का, इनइक्वालिटीज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्लास 11 12 में भी इन इक्वेशन, तो अच्छे से समझना। इन रिप्लेसमेंट सेट, if the replacement set is the set of integers, सारा integers का सेट है, वहीं से हमको लेना है वैल्यूज इनका और इसको सॉल्व करना है। तो पहला सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज है, तो पहले तो है 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2y है, y लेफ्ट साइड आया माइनस वाई लेस देन, ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, सो y लेस देन 4। पहला चीज तो मिल गया कि y लेस देन 4 है मेरा, यहाँ से y लेस देन 4 हो गया। अब सेकेंड वाला जो है वो है y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7, तो इसको मैं अगर इधर लाता हूं तो y माइनस 4y 7 प्लस नॉट प्लस 1 माइनस 1, सो माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। माइनस जब हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगा, तो y इज इक्वल टू रिवर्स हो जाएगा, ये लेस देन से ग्रेटर देन से लेस देन हो जाता है, y ग्रेटर देन माइनस 2, सो y का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे 4। अच्छा इस ऑप्शन में यहाँ पे माइनस 1 है, सो माइनस 2 और यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये गलती मत कर देना, यहाँ इक्वल टू नहीं है और यहाँ लेफ्ट साइड में इक्वल टू है, मतलब माइनस 2 तो इंक्लूडेड है, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, ये हो गया आंसर, ये हमारा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, h इक्वल टू 2ab है यहाँ और हमें h प्लस a बाई h माइनस a के लिए पूछा गया, तो हम क्या करेंगे ना, पहले यहाँ से एक a इधर ले आएंगे क्योंकि h प्लस a और h माइनस a पूछा है ना, तो h बाई a लाते हैं 2b बाई a प्लस b। अब यहाँ पर देखो h प्लस a बाई h माइनस a आ सकता है यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या किया जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में, मान लो यहाँ पे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या जाता है, न्यूमेरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमेरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों ही साइड, तो यहाँ भी हो जाएगा h प्लस a डिवाइडेड बाई h माइनस a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2b माइनस a प्लस b, तो मतलब क्या हो गया ये h प्लस a बाई h माइनस a इज इक्वल टू 3b प्लस a और यहाँ 2b माइनस a माइनस b, जो कि हो गया 3b प्लस a और ये हो गया b माइनस a। अब ठीक इसी तरह से यहां कर देते हैं h बाई b, तो h बाई b क्या हो जाएगा 2a बाई a प्लस b, फिर से वही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो h प्लस b बाई h माइनस b, ये वाले टर्म के लिए, तो 2a प्लस a प्लस b और 2a माइनस a प्लस b, ऊपर हो गया 3a प्लस b और यहाँ 2a माइनस a माइनस b, जो कि हो जाएगा 3a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b।
अब यहाँ पे है ये b माइनस ए और यहाँ ये हो गया है a माइनस बी। ये ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लिखते हैं पहला वाला के लिए, तो लिख दिए 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए। यहाँ प्लस है तो लिखते हैं 3a प्लस बी बाई ए माइनस बी। लेकिन यहाँ जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेते टाइम ये कर देते हैं कि कोई एक ले लेते हैं, या तो a माइनस बी या b माइनस ए। तो चलो a माइनस बी लेते हैं, देखने में ठीक लगता है a माइनस बी। तो अगर a माइनस बी लिया तो इसमें तो -1 आ जाएगा ना, -1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को रिप्लेस करके ऐसा लिखूं ना, समझे, या फिर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, a माइनस बी को रिप्लेस करूं, तो माइनस बाहर लिखना होगा मुझे और a माइनस बी लिखना होगा। ये माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो यहाँ के माइनस के दिन दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, तो -3b माइनस ए प्लस 3a प्लस बी। ये अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, यहाँ अगर मैं लिखूं अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, तो 3a माइनस ए यानी कि हो गया 2a, और यहाँ क्या हो गया है b माइनस 3b यानी -2b डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो देखो अगर 2 एलसीएम लेते हैं हम तो a माइनस बी बाई ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से सॉरी 2 कॉमन लेते हैं, एलसीएम नहीं कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेते क्या होगा a माइनस बी बाई ए माइनस बी, जो कि कैंसिल होके रह गया 2। अब एक चीज सिंपल सा समझना, ठीक है ना, सिंपल सा समझना। यहाँ आपको जब भी ऐसा चीज दिखे कि a और b ऐसा दिया हुआ है और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में है, ठीक है ना, और यहाँ 2ab है और यहाँ a प्लस बी है, तो इसका आंसर हमेशा 2 होगा। मतलब ऐसा मिलता जुलता आपको क्वेश्चन कैसा दिया जा सकता है, ऐसा भी रह सकता है कि यहाँ लिखा रहे h इज इक्वल टू 2√6 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2, और यहाँ दिया जाए h प्लस √3 बाई h माइनस √3 प्लस h प्लस √2 बाई h माइनस √2। तो a के जगह पे √3 है, b के जगह पे √2 है, और यहाँ देखो 2ab ही है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ऐसा कोई भी फॉर्म रहेगा आप एमसीक्यू में सीधा 2 डाल देना, ठीक है ना। और बनाने तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या है h³ माइनस AH² प्लस BH माइनस 6 gives a remainder -8 when divided by h माइनस 1। तो h माइनस 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, -8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि f1 जो है वो हो जाएगा -8, तो 1 डालते हैं इसमें, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू -8, h के जगह पे 1 पुट कर दिया। तो यहाँ 1 और -6 यानी हो गया -5, यहाँ -a प्लस बी और यहाँ पर है -8। तो अब ये क्या करते हैं कि ए बी को इस साइड ले जाते हैं और 8 को इधर, या फिर रहो ऐसे ही ए बी, ये -5 उधर गया तो ये -8 प्लस 5, तो ये रह गया -3। माइनस को भी एडजस्ट कर दे अगर तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा इक्वेशन जो है, दूसरा फैक्टर तो h माइनस 2 है, यानी f2 जो है, यहाँ f2 जो है ये तो फैक्टर है सीधा, तो f2 इक्वल टू 0 होगा। 2 डालते हैं तो 8 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस a यानी 2 तो रह जाएगा, सॉरी a रह गया यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b के संग 2 मल्टीप्लाई 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2b माइनस 4a यहाँ पे 8 रह रहा है और यहाँ -6 यानी कि +2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके -2। अब हम -2 अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे, -2 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो ये -2 और ये -2 कैंसिल, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब 2a माइनस बी जो है वो है 1। एलिमिनेशन मेथड क्लास 9 में ही देखा था, 1 और 2 इन दोनों को करते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है, इस इक्वेशन को कर देते हैं सबट्रैक्ट। तो इसको जैसे सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये करते ही क्या आ गया
आएगा अपना माइनस ए इज इक्वल टू 2। सो ए इक्वल टू आ गया -2। अब ए इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं, -2 पुट किया, माइनस बी इज इक्वल टू 3, यानी b इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा, मतलब -5। तो a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -5 आया। इसमें भी देख लो कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पर -4 और +5 हो जाएगा, -5 +5। तो यहाँ के लिए तो सही हो गया। अब ऊपर भी पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि जो आया था आंसर, जो आया वो सही आया कि नहीं। तो मतलब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, एक्सप्रेशन हो जा रहा है x³ -2 है तो +2x² और bx यानी -5x -6। अब जरा इस पे 1 पुट करे तो 1 डालते अगर इधर तो ये आ गया 1, यहाँ रह गया 2, 1 और 2 हो गया 3, 3 और माइनस यहाँ है 11 यानी -8 तो रिमाइंडर था। पहला आंसर चेक हो गया। दूसरा देखते हैं, h इक्वल टू क्या है 2, ठीक है, h इक्वल टू 2 इस पे डालते तो ये आ गया 8, यहाँ डाला तो 4 और 4 8, यहाँ माइनस में 2 डाला तो 10 और यहाँ माइनस में 6 यानी 0, ये फैक्टर यानी a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -5, आंसर भी सही है। तो a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -5। ऊपर देखो ये -5 -2 दिया है तो a का वैल्यू तो -5 है नहीं, a का वैल्यू तो -2 है, ठीक है, तो वो ये आंसर होगा -2, -5, ठीक है। अब देखते हैं, लेट a, b and c be 3 traders belonging to different states. Trader A sells some goods or service to trader B. So A B को सेल किया, A से B पे सेल हुआ, ये कितने में सेल किया 500 रुपीज में कोई गुड्स या सर्विस दिया और इस पे ये टैक्स भी लेगा 12% जो कि है 60 रुपीज। अब ये सेम चीज सी को जो है दिया तो ये 500 में है, ये जीएसटी दे रखा है, ये 60 रुपीज का जीएसटी दे रखा है, ठीक है। चलो अभी ये सेल कर रहा है 700 में, 200 का प्रॉफिट यानी 700 में ये सेल कर रहा है। जब ये 700 में सी को सेल कर रहा है तो इस 700 पे ये 12% जीएसटी चार्ज करेगा। ये जीएसटी कितना होगा 84 रुपीज। अब बोला गया है कि कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी, बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। तो बी भाई 84 रुपीज तो पे नहीं कर देगा, बी कितना पे करेगा 84 माइनस दिस आउटपुट माइनस इनपुट यानी 24। इसका एक बहुत आसान तरीका हो सकता है, क्या होगा वो, भाई जो ये पैसा है ये तो ये ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, तो कस्टमर से जब भी ये पैसा लेगा तो ये इतना तो दे चुका है, ये वाला चीज तो अब वो वापस से गवर्नमेंट को नहीं देने वाला है। तो गवर्नमेंट को किस पे टैक्स जाएगा, प्रॉफिट पे जाएगा। क्यों, कस्टमर से तो वो अपने कंज्यूमर से, कस्टमर से जिसका भी आप बोलो, उससे तो वो टोटल अमाउंट पे टैक्स जीएसटी लेगा, लेकिन जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसका जीएसटी उसने ऑलरेडी दे दिया, उसका इनपुट वो ले लेने वाला है। अब वो जो प्रॉफिट पे जीएसटी है वही वाला एक्स्ट्रा जो है गवर्नमेंट को जाएगा, वही टैक्स आउटपुट माइनस इनपुट में आपको मिलने वाला है। तो सीधा आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 200 का जब प्रॉफिट दिया है, यहाँ 12% है, सीधा 200 का 12% दे लो, वो क्या है 24। तो आपको जब बनाने को बोला जाएगा पूरा तब ऐसा, और डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए ये, ठीक है ना, 200 का 12%, 4 मार्क्स वाला। अब ये आ गया थोड़ा, ठीक है, क्या है कि x² -10x, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। सो x² -10x इज इक्वल टू 24। पहले यहां से हम x का वैल्यू निकालने, क्योंकि सभी चाहिए हमको। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे क्या, x² -10x -24 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, मीडियम टर्म फैक्टराइजेशन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको मीडियम टर्म फैक्टराइजेशन ना आता हो आप देख सकते हो।
तो ये हो गया h माइनस 12 और h प्लस 2, ठीक है। चेक भी कर सकते हो आप, माइनस 12h और प्लस 2h माइनस 10h, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24। तो यहां से h का दो वैल्यू आएगा, एक h का वैल्यू आ गया 12 और एक आया माइनस 2, बट यहाँ दिया हुआ है कि h जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी h इज इक्वल टू 12, ठीक है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, y माइनस 1 जब माइनस 2 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1। y माइनस 1 किसके इक्वल है, माइनस 2 के। सो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, तो y हो गया मेरा माइनस 2 प्लस 1, y हो गया माइनस 1, दूसरा वैल्यू आ गया। अब z इक्वल टू 1 तो सीधा दिया ही हुआ है, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। और यहाँ पी स्क्वायर माइनस 9p और यहाँ पर 52 यानी हो गया ये आपका 9 है इधर, और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू 52, नॉट प्लस 52, इक्वल टू 52, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल हो गया, इक्वल टू 52। सो पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस 52 इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस, इसका भी डायरेक्ट फैक्टराइज में लिख देता हूँ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना आप, p माइनस 13 और p, ठीक है ना, p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो p का एक वैल्यू आएगा 13, p का एक और वैल्यू आएगा माइनस 4, जो कि हम नहीं लेंगे क्योंकि p ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, ठीक है। सो p का एक और वैल्यू जो मिला वो मिला 13, जो कि हमें यूज करना है। देख लो इधर 13 स्क्वायर 169 माइनस 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 कितना 117, इट इज 52, ठीक है। अभी ये पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी निकालना है। तो 12 प्लस 13 कितना हुआ, 12 13 25, 25 एंड 1 26, 26 है, यहाँ माइनस 1 है। देखो ध्यान से, ऐसा ही एमसीक्यू दिया जाता है, अगर इस माइनस को आपने मिस किया होता है ना तो आप 27 पे पहुंच जाते। अब ये है 12 13 25 1 26, लेकिन ये है माइनस, ये माइनस है यानी 27 नहीं, ये क्या हो जाएगा 25, आंसर क्या हो जाएगा 25। देख लो, क्योंकि y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 था, y इक्वल टू ये माइनस 2 प्लस 1 यानी ये माइनस 1 हो गया। तो यहाँ 27 आपको जैसे ऑप्शन में दिखता आप टिक कर देते और वो गलत हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन पूरा समझ में आया। मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इक्वल दो मैट्रिक्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago the product of their ages was 124. तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप बनाने जाना ही नहीं, एमसीक्यू से सीधा, मतलब सीधा ऑप्शन से। कैसे, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45 और 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस was 124, देयर प्रेजेंट एजेस आर। तो अभी देखो ना, प्रेजेंट एज जो अभी है 45 कौन सा है, ये 31 और 4 तो 45 हो नहीं रहा, हटा दो इसको, बाकी में तो कम से कम 45 हो रहा है। 5 years अगो सारा ऑप्शन देख लो क्या है, 5 years अगो मतलब 5 years पहले यहाँ से करते तो ये क्या हो जाता, 5 years पहले ये 27 इंटू ये कौन सा रह जाएगा 9, 9 नहीं 8, तो 27 और 8 का मल्टीप्लीकेशन तो ये हो नहीं रहा। 36 और 9 करते, 36 का 5 years अगो क्या होगा 31 और 9 से 5 years अगो 4, 5 साल पहले दोनों का एज 5 साल कम होगा ना, 5 years कम होगा। तो 31 और 4 का प्रोडक्ट करो तो 124। सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124, सम ऑफ द एज 5 years अगो, हाँ, और प्रेजेंट एज ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 35। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो,
ठीक है ना। अब बना के पूरा करने जाते हैं तो ले लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एच, फादर था 45 माइनस एच, 5 years अगो एच माइनस 5, ये 45 माइनस एच माइनस 5 मतलब 40 माइनस एच, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आता 124। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, सॉल्व करते थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी एंड ई एफ दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल पहले से बोला हुआ है तो ये पैरेलल और ये पैरेलल लाइन है। और गिवन है कि ए बी जो है वो 7.5 है, सी डी वाई है जो हमें निकालना है, ई एफ 4.5 सेंटीमीटर है लिखा हुआ है यहाँ पर, और सीई जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना है हमें एक्स एंड वाई। सो इन ट्राइंगल बी सी डी को देखेंगे हम, और देखेंगे ट्राइंगल बी ई एफ को। बी सी डी देख लेते हैं और बी ई एफ को देख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब हमारा ये बी ई और एफ, इसे देखते हैं। तो बी सी डी और बी ई एफ का हम देखते हैं क्या है। तो एक तो मेरा ऐसे ही आपका ये जो बी वाला एंगल है जो कि यहाँ पे डी बी सी है, किसमें किसमें देख रहे हैं हम, दो ट्राइंगल क्या है मेरा, बी सी डी और बी ई एफ में। यहाँ ये बी एंगल जो है, बी एंगल मतलब कि एक डी बी सी और एक एफ बी ई, मतलब एफ बी ई एंगल तो वही है, नाम हम ऐसा दे रहे हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के लिए ये इक्वल है, ठीक है। और आपका बी सी डी मतलब ये एंगल बी सी डी ये जो है वो इक्वल हो जाएगा किससे, बीई एफ से, बीई एफ मतलब ये एंगल, ठीक है। आपका बी सी डी किस एंगल के इक्वल हो गया, बी सी डी हो गया बीई एफ के इक्वल, बीई एफ, ठीक है। तो ये दो चीज तो आपका इक्वल हो गया। पहला एंगल ये वाला एंगल हमारा बी सी डी, इसके कॉमन एंगल है, ये कॉमन है ना एंगल आपका डी बी सी, डी बी सी क्या हो गया, इक्वल हो गया एफ बी ई के, कॉमन एंगल है। और दूसरा जो है वो है एंगल बी सी डी, मतलब ये एंगल बी सी डी एंगल, और ये वाला एंगल देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर ट्राइंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी बाई बीई, बी सी के संग बीई का रेशियो बी डी के साथ बी एफ का रेशियो और सी डी के साथ ई एफ का रेशियो, ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम हो जाएगा। अब बी सी जो है वो तो है एच, और बीई तक जाते हैं तो एच प्लस 3 हो जाएगा, इसका मतलब एच डिवाइडेड बाई एच प्लस 3 इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा हमारा बी डी बाई बी एफ को छोड़ते हैं यहाँ, और सी डी बाई ई एफ, सी डी हमारा क्या है, सी डी ये क्या रह जा रहा है, वाई, सी डी है हमारा वाई बाई 4.5, ये हो गया एच बाई एच प्लस 3। और यहाँ पर इस चीज को अगर आप यहीं पर छोड़ देते हो और x का वैल्यू निकाल लेते हो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालें, वो आपको सिंपल यहाँ दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है यहाँ, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी ई एफ को ध्यान से देखना, सी ई एफ, यहाँ ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर सकते हैं, नहीं ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है हमको, ये एंगल हमारा इसके इक्वल तो होगा ना। तो ए बी सी में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए क्योंकि ऑल्टरनेट है, और यहाँ ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल हो सकते हैं। देखो यहाँ थोड़ा अलग करते हैं लिखने का, ये तो यहाँ पर ये जो है, ये जो आया हुआ है पॉइंट, इसको हटाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ये पॉइंट को हटाते हैं, हाँ तो वर्टिकली ऑपोजिट तो ये है,
ठीक है, तो ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट तो है, ठीक है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया। अब यहाँ जैसे ही ये दोनों इक्वल हुआ, दो एंगल इक्वल हुआ, फिर से ये ट्राइंगल भी सिमिलर है। अब ये ट्राइंगल जब सिमिलर है तो इसका इसके संग जो रेशियो है, इसका इधर जो रेशियो है 7.5 का 4.5 के साथ जो रेशियो है, वही इसका रेशियो इसके साथ हो जाएगा। पूरा मैं नाम लिख नहीं रहा हूं, तो इसका x/3 वही रेशियो हो गया। इसको पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, यहाँ ये कितना हो गया, फिर 75 ना, तो 15 से 5 टाइम्स, 15 से 3 टाइम्स, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये जैसे ही यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता, 5/8, ये 5 और ये 8 इज इक्वल टू y/4.5, 4.5 यानी कि 9/2। तो सीधा y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू 5/8 इंटू 4.5, 4.5 मतलब 9/2, मतलब कि 45/16। तो ये आ गया मेरा 5,45/16। समझ में आया क्या किया हमने? पहले पहले हमने ट्राइंगल BCD और BEF को लिया और इनको सिमिलर प्रूफ किया, वहां से ये लिखा, यहाँ पे x/x+3 y/y 4.5। अब ये आने के बाद हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। इन दोनों को जैसे ही सिमिलर प्रूफ किया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका, इनका जो रेशियो था वही रेशियो हो गया इस x का इसके साथ। तो यहां से फिर हमें x का वैल्यू 5 मिल गया, जो कि हमने इसमें पुट कर दिया, तो y का वैल्यू भी मिल गया। मोस्टली ये 45-50 मिनट्स में आपका काम खत्म हो गया। अब आपको ये चीज समझ में आ गया हो तो अच्छा। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर लिखो कि आपको वो क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मतलब इन 25 क्वेश्चंस में से अगर आपको इतना समझाने के बाद भी कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं रहता तो उसको कमेंट में बताओ। कोई टॉपिक जिसका ऑलरेडी वीडियो नहीं मैंने डिस्कस किया कि हाँ भाई इसका वीडियो है, जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन का ऑलरेडी वीडियो है, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको अगर दिक्कत हो, मैट्रिक्स का भी वीडियो है, वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां से देख लेना है अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब आप चैनल को कर ही देना, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।